बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करेंगे और उसके लिए फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। और नॉर्मली ये जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है ये हम यूज़ करते हैं फॉर साइज़ मेजरिंग प्रॉब्लम। अगर हमने ये देखना है कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का साइज़ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, तो फिर हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो है तो हम इन फंक्शंस की बेस के ऊपर अपनी प्राइस या जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर साइज़ मेजरिंग प्रॉब्लम, जहाँ पे हमने अपने IT प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का साइज़ को मेजर करना होता है कि हमारे IT प्रोजेक्ट का साइज़ कितना होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है ये इंडिपेंडेंट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये इतना बॉदर नहीं करता, ना हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स को देख लेंगे। तो इट इज़ अपीयर्ड, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है, इट इज़ अपीयर्ड एज अ साइज़ मेजरिंग प्रॉब्लम। नॉर्मली जब हमने अपने सॉफ्टवेयर या IT प्रोजेक्ट का साइज़ को मेजर करना है तो फिर उसके लिए जो एक टेक्निक है वो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस बेस्ड ऑन द नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम फंक्शंस टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर। और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में हमने क्या करना है, अपने जो सिस्टम के फंक्शंस होंगे उनको आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। तो देयर आर सम सैलिएंट फीचर जिसको स्पेशल फीचर्स कह सकते हैं। अब फंक्शन पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट टू द लैंग्वेज एस्टिमेट डेवलपमेंट एफर्ट इन अर्ली स्टेजेस। नॉर्मली ये जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस टेक्निक है ये अभी आपके जो अर्ली फेजेस हैं, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ है, फिजिबिलिटी स्टडी का फेज़ है, तो वहाँ पे हम ये फंक्शन पॉइंट एनालिसिस करते हैं और हम अपने फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है तो हम कॉस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी तो हम फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो है तो देखा है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली सिस्टम के फंक्शंस को ही रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन यूज़र एक्सटर्नल व्यू, इसमें बस बताया जा रहा है कि यूज़र एक क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट अपने सारे सिस्टम को एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरह का सिस्टम चाह रहा है कि आप उसे डेवलप करके दें। तो क्लाइंट जो अपनी यूज़र स्टोरीज़ के अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं, आप उन रिक्वायरमेंट्स को अपने पास नोट डाउन करते हैं, उनमें से फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप देखते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। अब अगर हम फंक्शन पॉइंट की बात करें तो फंक्शन पॉइंट में बेसिकली जो है तो डीकम्पोज सिस्टम इनटू फंक्शनल यूनिट, जो कि पहले बात की है कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में हम काम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसमें एक हमारे पास आ जाता है इनपुट। ठीक है, इंटरनल इनपुट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि हमने सिस्टम को कौन कौन सी वैल्यूज़ एज ए इनपुट देनी है, तो एक ये हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। फिर है आउटपुट। ठीक है, कि आउटपुट क्या आएगी। फिर उसके बाद इंक्वायरीज़ का मतलब होता है कि हमने सिस्टम से रिक्वेस्ट क्या करना है। जैसे डेटाबेस से हमने रिक्वेस्ट करनी होती है ना, आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आपने जो CMS है, यूनिवर्सिटी CMS है, उसको लॉगिन करना है तो आप इंक्वायरी क्या करते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करते हैं, पासवर्ड इंटर करते हैं और आपका जो पेज है, होम पेज है वो या डैशबोर्ड है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक, दीज आर द इंक्वायरीज। अब उसके बाद इंटरनल लॉजिकल फाइल्स में आपकी जो डेटाबेस फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सारी जो है तो फाइल स्टोर हैं, इस तरह की जो भी फाइल्स हैं या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन फाइल्स हैं वो सारी आपकी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स होंगी। और जो एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स हैं इसमें आपकी इंटरफेसेस API फाइल्स आ सकती हैं कि एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स में आपके पास इंटरफेस लॉजिकल फाइल्स आ सकती हैं। मतलब कि अगर आपने दूसरी एप्लीकेशंस के साथ या दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो मीडिएटर चाहिए ना, मीडियम चाहिए कि जिसके थ्रू दो एप्लीकेशंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर कोई आइडिया हो API का, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, तो APIs बेसिकली काम क्या करती हैं कि दो अगर प्रोग्राम्स हैं उनको अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम API को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये उसी तरह होता है। अगर आपका जो सॉकेट है वो अगर जो है तो
कन्वर्टेबल ना हो तो आप अडाप्टर को यूज़ करते हैं। अडाप्टर क्या करता है, बेसिकली आपका जो स्विच होगा या जो सॉकेट होगी उन दोनों को आपस में कंपैटिबल बना देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स बेसिकली जैसे अडाप्टर काम करता है, इस तरह का काम है। इसका काम ये होता है कि दो जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को अगर आप आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप अगर कोई चाइना से या फ्रांस से कोई बंदा आ जाए तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर होता है, तो ट्रांसलेटर को आप एज एन एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स को समझ सकते हैं कि वो बेसिकली काम क्या कर रहा होता है, दो पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। तो दीज आर द 5 मेन आप कह सकते हैं कि पैरामीटर्स जिनकी बेस के ऊपर हम फंक्शन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब इन्हीं 5 पॉइंट्स को फर्दर हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल फंक्शनल टाइप और दूसरी को हम कहते हैं डेटा फंक्शनल टाइप। अब अगर हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शनल फंक्शनल टाइप की बात करें तो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट आ जाएगा, एक्सटर्नल आउटपुट आ जाएगा और एक्सटर्नल इंक्वायरीज आ जाएगी। एक्सटर्नल इनपुट का क्या मतलब है, जो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे, ठीक है, पासवर्ड इंटर करेंगे, दिस इज़ इनपुट, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट में आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, दिस इज़ द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। एक्सटर्नल इंक्वायरीज में आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू या सेमेस्टर नंबर के थ्रू अगर कोई डाटा सर्च करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब है क्यूरी जो आप डाटाबेस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज 3 टाइप्स आर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शनल फंक्शनल टाइप। और उसके बाद अगर हम डाटा फंक्शनल टाइप की बात करें तो इसमें आपके पास इंटरनल लॉजिकल फाइल, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी डेटाबेस फाइल्स हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन फाइल्स हैं, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये सारी आपकी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स में आपकी इंटरफेस APIs या फाइल्स आ सकते हैं कि जो 2 इंटरफेसेस को आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि जो 5 पैरामीटर्स हमने लास्ट स्लाइड में देखे हैं, हमने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक को हमने ट्रांजैक्शनल कह दिया और दूसरे को हमने डेटा फंक्शनल टाइप कह दिया। अब उसके बाद ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा मज़ीद इनको कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूज़र है, लेट्स सपोज कि वी आर यूज़र, और ये हमारे पास एप्लीकेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हमने बनाया हुआ है ये हमारे पास वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है। और ये कोई भी और एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र है, ठीक है, या कोई हार्ड डिस्क है, कोई वेब सर्वर है, कोई ठीक है वेब सर्वर पड़ा हुआ है, दीज आर अदर एप्लीकेशन जो हमारे सिस्टम से बाहर हैं, ठीक है। अब यूज़र है, यूज़र ने सिस्टम को अगर एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सटर्नल इनपुट, मतलब वो कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड करेगा और ये जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो रिस्पॉन्स को यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट का मतलब है कि वो आउटपुट जो एक्सटर्नली यूज़र को डिस्प्ले होगी। और उसके बाद ये जो बाई डायरेक्शनल आपको एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि बोथ डायरेक्शन में इंक्वायरीज होगी। इंक्वायरीज का मतलब है मैं यहाँ से कोई क्यूरी लिखूंगा, सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, लिखूंगा एज एन इनपुट और सिस्टम आगे से रिस्पॉन्ड करेगा, तो इट्स मीन कि दिस इज़ 2-वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंक्वायरी या समटाइम्स सिस्टम आपसे कोई जो है तो क्यूरी पूछ रहा होगा और आपने आगे से रिस्पॉन्ड करना होगा, तो दिस इज़ इंक्वायरीज, ठीक है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल रखा हुआ है। अब यहाँ पे इंटरनल लॉजिकल फाइल्स में आपकी डेटाबेस फाइल्स आ सकती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये DB का एक सिंबल भी बना हुआ है, डेटाबेस फाइल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। अब उसके बाद ये जितनी भी अदर एप्लीकेशंस हैं अगर वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। EIF का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब 2 एप्लीकेशंस को अगर हमने आपस में कम्युनिकेट करवाना है, जैसे मैं बता रहा था कि एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल भी आप इसे कह सकते हैं, तो हम क्या करते हैं EIF को यूज़ करते हैं। जब भी हमने अपने सिस्टम से बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ने अगर कोई क्यूरी करनी है तो वो EQ को यूज़ करेगा जो कि बाई डायरेक्शनल होगी। इसी तरह इनपुट के लिए EI है, और अगर हमारा सिस्टम अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन को कोई आउटपुट प्रोवाइड करे तो उसको हम EO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मली हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। हमें इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए और आगे अभी एग्जांपल में हम देखेंगे कि इसको वैल्यूज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर हमने फंक्शन पॉइंट एनालिसिस परफॉर्म करना है तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है तो ध्यान से सुनना है।
तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, मेजर साइज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटी इन द सिस्टम। ठीक है, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने फंक्शंस हैं और उन फंक्शन की बेस के ऊपर फिर हमें साइज़ का और सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन पॉइंट्स आर कंप्यूटेड बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट, जिसको हम UFC भी कहते हैं। ठीक है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट, और इसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मेन जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है, UFC अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट हमने कैलकुलेट करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। अब फर्स्ट स्टेप में ये जो UFC है, इसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक्सटर्नल इनपुट जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखे, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स। ये जो पैरामीटर्स हैं जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किए थे, हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हम दे रहे हैं, सिस्टम हमें कितनी आउटपुट्स दे रहा है, हम सिस्टम को कितनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फाइल स्टोर हैं और सिस्टम हम कितनी APIs को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके हमें न्यूमेरिक फॉर्म में नंबर्स पता होने चाहिए। अब उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमने काम क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय अ वेट फैक्टर। अब हमने बेसिकली क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने जो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, उसके अंदर जो यूज़र होता है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करते हैं और पासवर्ड इंटर करता है। तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी हो जाएंगी, 2 नंबर ऑफ़ इनपुट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब 2 नंबर ऑफ़ इनपुट को मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक टेबल दिया गया है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टेबल गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेबल गिवन है, अब यूज़र इनपुट्स हैं, तो मतलब यहाँ पे हमने क्या बेसिकली किया हुआ है कि 0 to 10 एक हमने स्केल लिया है और यहाँ पे हमने बता दिया कि सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। मतलब यूज़र इनपुट अगर बहुत सिंपल होगी तो उसको आपने 3 नंबर दे देने, अगर एवरेज होगी तो फिर आपने 4 नंबर देना, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो 6 आपने उसको वेट असाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह यूज़र आउटपुट को अगर जो है तो आप कह सकते हैं सिंपल है तो 4 असाइन कर दिया, एवरेज है तो फिर आपने 5 असाइन कर दिया, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपने 7 असाइन कर दिया। तो ये टेबल आपके पास गिवन होगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एक्सटर्नल इनपुट आपको 2 हैं कि हमने सिस्टम को जब यूज़ करना स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले अपना लॉगिन इंटर करता हूँ, ईमेल इंटर करता हूँ, फिर पासवर्ड, तो टोटल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 2। और मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने अभी ये वैल्यूज़ इंटर की हैं ये बहुत सिंपल हैं, मतलब ये जो यूज़र इनपुट हैं ये सिंपल हैं, तो किस कैटेगरी में आएगा, ये सिंपल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो स्टेप 2 आपको बस ये कह रहे हैं कि आपने जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए होंगे एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, आपने उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, वेट फैक्टर से। मतलब आपने ये देखना है कि अगर यूज़र इनपुट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है आप कोई डाटा फाइल, डाटाबेस की कोई फाइल एज एन इनपुट दे रहे हैं, या कोई आप मैथमेटिकल इक्वेशन एज एन इनपुट दे रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होगी। तो अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो फिर आप किस कैटेगरी में लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी। तो फिर मैं 2 को मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, 6 से करूँगा, फिर मैं 2 को मल्टीप्लाई 3 से नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल गिवन होगा। ठीक है, पेपर के अंदर अगर आ भी जाएगा। तो स्टेप 2 में हमने सिंपल क्या करना है, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया होगा, हमने सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर देना है उनके वेट के साथ। अब अगर हम फर्दर आगे जाएं तो स्टेप 3 में क्या, कैलकुलेट द टोटल अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा, वो मैं अभी आपको ये कैलकुलेट करके बताऊंगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। मतलब स्टेप 4 में हमने काम क्या करना है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर को कैलकुलेट करना है बाय गिविंग अ वैल्यू ऑफ 0 to 5। इसमें भी हमने क्या करना है, अब टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर क्या होता है कि हम कहते हैं हमारा जो सिस्टम है ये रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के लिए, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और डेटाबेस, इन तीनों को 0 से 5 तक, 0 का मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, 5 का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वो स्केल होता है ना, आपने इस अपनी वैल्यूज़ को असाइन कर देना है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ रिलायबिलिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिलायबिलिटी को मैं 4 वैल्यू दे दूंगा।
इसी तरह सिक्योरिटी को भी 4 वैल्यू मैं असाइन कर दूंगा, और डेटाबेस को अगर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं 3 वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो इन तीनों को जो भी ये इस तरह के फैक्टर्स होंगे, मैं इनको सिंपली क्या करूंगा, 0 से 5 तक वैल्यूज असाइन करूंगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा फार्मूले के अंदर, फिर मैं जब वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 में हमने क्या करना है, DI को फाइंड करना है, जिसको डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर लेट सपोज कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर 3 फैक्टर्स हैं जो कि मेरे सॉफ्टवेयर को इफेक्ट कर सकते हैं। उनमें एक रिलायबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है और एक डेटाबेस है। और मैंने रिलायबिलिटी को 4 जो है तो वेटेज दी है, सिक्योरिटी को भी 4 दिए और डेटाबेस को भी 4 दिए। तो मैं 4 + 4 + 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर 12। तो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस सिंपली जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन फैक्टर्स को 0 से 5 तक नंबर देते हैं और फिर उन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाएगा। ठीक है, फिर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर का जो फार्मूला है वो है बेसिकली 0.65 + 0.01 मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस आपने ऊपर कैलकुलेट की होगी, आपने इसमें पुट करना है तो आपके पास टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आपने अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय TCF करना है तो आपके पास टोटल जो फंक्शन पॉइंट है वो आ जाएंगे कि आपके पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर टोटल फंक्शन पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं कि आपको एग्जांपल से थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि ये होता कैसे है प्रोसेस। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, द स्पेल चेकर एक्सेप्ट एज इनपुट अ डॉक्यूमेंट फाइल। मतलब स्पेल चेकर क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट फाइल हम उसको एज एन इनपुट देते हैं, एंड एन ऑप्शनल पर्सनल डिक्शनरी फाइल। ठीक है, 2 तरह की फाइल्स हैं हमारे पास, एक डॉक्यूमेंट फाइल है और एक पर्सनल डिक्शनरी फाइल। द चेकर लिस्ट ऑल वर्ड्स नॉट कंटेन्ड इन आइदर ऑफ दिस फाइल। और ये स्पेल चेकर क्या करता है, इन दोनों फाइल में जो वर्ड्स नहीं होंगे वो उनको एक लिस्ट डाउन करेगा। द यूजर कैन क्यूरी द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रोसेस। मतलब कि यूजर अगर ये देखना चाहता है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रोसेस किया है तो वो क्यूरी करेगा, तो सिस्टम ये स्पेल चेकर क्या करेगा, बता देगा कि 2000 वर्ड 3000 वर्ड्स को चेक किया गया। एंड द नंबर ऑफ स्पेलिंग्स एरर्स फाउंड। और स्पेल चेकर ये भी बताएगा कि कितने ऐसे स्पेलिंग्स हैं जो खराब हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, अगर हम इस चीज़ को जानना चाहें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक हमें सिनेरियो दिया गया कि एक स्पेल चेकर है, उसको हम 2 तरह की इनपुट्स दे रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट फाइल दे रहे हैं और एक ऑप्शनल पर्सनल डिक्शनरी फाइल दे रहे हैं। स्पेल चेकर क्या करेगा, ये चेक करके बताएगा कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रोसेस किया और कितने वर्ड्स में एरर आ रहा है। ठीक है, अब अगर इन्हीं में से हमने वो चीज़ें पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना हो, ये टेबल तो मैंने आपको बताया था कि जो वेट टेबल है ये तो आपको गिवन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें यूज़र इनपुट, यूज़र आउटपुट, यूज़र रिक्वेस्ट, फाइल्स और एक्सटर्नल फाइल्स। मतलब यूज़र इनपुट अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल सादा से इनपुट्स हैं तो आप सिंपल की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप समझते हैं कि यूज़र इनपुट नहीं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो आप एवरेज की कैटेगरी को यूज़ करेंगे, और अगर आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स है तो फिर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह यूज़र आउटपुट, मतलब आउटपुट अगर सादा स्क्रीन के ऊपर कोई वैल्यू आ रही है तो वो फिर सिंपल होगी तो आप 4 को सिलेक्ट करेंगे। अगर समझते हैं कि आउटपुट बहुत कॉम्प्लेक्स आ रही है तो फिर आप 7 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर अगर हम आगे जाएं इसी एग्जांपल को, तो इस एग्जांपल के पहले अगर हम इनपुट्स को आइडेंटिफाई करें तो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, 2। एक डॉक्यूमेंट फाइल हम इनपुट दे रहे हैं और दूसरी पर्सनल डिक्शनरी दे रहे हैं, और इनकी हमने कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रखी है, एवरेज रखी है। अगर मैं पिछली फाइल में दूँ तो ये वाली जो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमने इसकी यहाँ पे रखी है। उसके बाद अगर मैं इसी स्पेल चेकर प्रोग्राम के आउटपुट फाइल्स में देखूँ तो एक हमारे पास क्या आ रही है, फॉल्ट रिपोर्ट आ रही है, फिर वर्ड काउंट आ रहा है, मतलब टोटल वर्ड कितने उसने किए हैं, फिर मिस स्पेल्ड आ रहे हैं, कितने स्पेल्ड एरर आ रहे हैं, और इनकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रखी है, एरर। तो ये कितने मेरे पास आउटपुट्स आ रही हैं, 1 2 3 तरह की आउटपुट्स आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह यूज़र रिक्वेस्ट क्या करता है, ट्रीटेड वर्ड्स फाउंड एरर, मतलब कितने वर्ड्स को ट्रीट किया है और कितने एरर्स फाउंड किए हैं। तो इसमें 2 यूज़र रिक्वेस्ट हैं, 3 मेरे पास आउटपुट फाइल्स आ रही हैं, 2 मेरे पास यूज़र इनपुट फाइल्स हैं, और एक इंटरनल फाइल है। किसको हम यूज़ करें, डिक्शनरी को, एक ही डिक्शनरी को यूज़ करें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एवरेज रखी है। और और एक्सटर्नल फाइल्स कितनी हैं, डॉक्यूमेंट फाइल एंड पर्सनल, ये 2 एक्सटर्नल फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है।
अब अगर हमने अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए देखें ये 4 बेसिकली मेरा एवरेज है। इसमें देखें ये जो यूज़र इनपुट है तो हमने उसकी कैटेगरी एवरेज रखी हुई है ना, तो मैं यहाँ से ये 4 सेलेक्ट करूँगा तो 4 और है ये कितनी यूज़र इनपुट्स हैं 2 हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। फिर मैंने प्लस यूज़ किया, अब यूज़र आउटपुट कितनी है 3 है, ठीक है। और किस कैटेगरी में वो एवरेज है, तो एवरेज की कैटेगरी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया 5 से। अब अगर नेक्स्ट जाऊँ तो कितनी तरह की रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, 2 तरह की रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट भी कौन सी हैं एवरेज हैं, तो मैं उसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इंटरनल फाइल्स को देखें तो इंटरनल फाइल कितनी है, एक ही इंटरनल फाइल है, ठीक है, ये एक ही इंटरनल फाइल है और ये है कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एवरेज है। तो इंटरनल फाइल की अगर एवरेज देखें तो कितना आता है 10 आता है, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 7 और 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 55 है ये मेरे पास क्या आ गया अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स होती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर सिक्योरिटी, डेटाबेस, रिलायबिलिटी, ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये हर प्रोजेक्ट के अंदर हो। आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो लगता है कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो आपने बस उनको वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। जैसे ये मैंने वैल्यूज़ असाइन किया ना, और ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी 0 से 5 तक, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर आप 5 वैल्यू असाइन करेंगे या आप उससे कम कर दें। तो लेट सपोज कि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इन सब को ये 0 से 5 तक वैल्यूज असाइन कर दी और फिर मैंने जब इन सब को यहाँ पे ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 30 आ रही है। तो ये जो 30 होगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। और अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इस तरह का फैक्टर आप समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है तो फिर डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम फंक्शन पॉइंट के सिंपल कैलकुलेट करते हैं। तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया था और मल्टीप्लाई पे हम TCF करते हैं, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। उसका फार्मूला क्या था 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था 55, ये 0.65 तो फार्मूले क्या है, ये 0.01 भी फार्मूले क्या है। DI हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी 30। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 52.25। तो दिस मीन्स दैट फंक्शन पॉइंट इज 52.25। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस के जिसके थ्रू हम अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमारे पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो फंक्शंस कितने हैं और फंक्शन पॉइंट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, और उसके मुताबिक फिर हम फर्दर जो है तो कॉस्ट एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं। इस सब में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो वो आप में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।